मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सरस्वती पूजा के बाद मैं इतना बिजी हो गया था कि विगत कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम लाइक तो कर दो बेटा। पहला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है आर्य थे। आर्य के द्वारा ही वैदिक संस्कृति की स्थापना की गई थी। वैदिक काल कब से कब तक है? तो आपको याद रखना चाहिए 1500 से 600 बीसी का जो काल था उसको वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि ये वेद, इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक काल है। आर्य भारत किस दर्रे से के रास्ते से आए थे? तो आंसर है आर्य भारत आए थे खैबर दर्रे के रास्ते से। खैबर दर्रा आर्य के आने का जो है मार्ग था, याद रखिएगा, भारत आने का। आर्य भारत में आकर बसे, किस स्थान में सबसे पहले बसे थे आर्य भारत में? तो आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश। ये सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ था उस समय? पंजाब और अफगानिस्तान में, है ना, अर्थात भारत के पश्चिमोत्तर में भाग में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। क्या क्या याद रखना है? आर्य कहाँ आकर बसे? तो आंसर है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किस इलाके में था? तो पंजाब और अफगानिस्तान। और यह भारत के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, भारत के पश्चिम उत्तर भाग में है। ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? तो आंसर है 1500 से 1000 बीसी के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसका नाम ऋग वैदिक काल पड़ा है। ऋग्वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हमें किससे मिलती है? तो ऋग्वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमको ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की अनेक बातें किस ग्रंथ से मिलती जुलती है? तो आंसर है जेंद आवेस्ता। अर्थात जेंद आवेस्ता जो है एक ईरानी भाषा का ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत ऋग्वेद की बहुत सारी बातें मिलती है। ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? प्रकृति कैसा था? तो आंसर है ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ लोग गांव में रहते थे। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आंसर है संस्कृत भाषा। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ब्रह्मावर्त, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्य सबसे पहले आकर के कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश या ब्रह्मावर्त में। परिवार की प्रकृति किस प्रकार की थी? तो पितृसत्तात्मक थी। परिवार की प्रकृति थी पितृसत्तात्मक, अर्थात पिता से ही वंश परंपरा चलती थी। कुलप किसको कहा जाता था? तो आंसर है परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन कौन थी? तो आंसर है ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा और सिक्ता। ये सारे ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज था कबीलाई समाज। यहाँ पे सामंतवादी प्रथा और वर्गविहीन समाज की संरचना देखने को मिलती है। सामंतवादी प्रथा और वर्गविहीन समाज ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलती है। और समाज कैसा था? तो कबीलाई समाज था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा मिलती है। ये पुरुष सूक्त कहाँ है? तो आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की तुलना बात कही गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्या थे? तो वर्ण थे। उस समय वर्ण का जो विभाजन है वो कर्म के आधार पर किया गया था। ब्राह्मण पूजा पाठ करते थे, पढ़ते थे और पढ़ाते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? तो राजा बनते थे, प्रशासन चलाते थे, रक्षा करते थे, सेना में शामिल होते थे। वैश्य के द्वारा बिजनेस किया जाता था, व्यापार किया जाता था और पशुपालन की जाती थी। जबकि शूद्र तीनों का सेवा करते थे। अर्थात कर्म के आधार पर यह वर्ण विभाजन किया गया था। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अर्थात ये 4 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से कही गई है, किस ग्रंथ में? तो आंसर है ऋग्वेद में। अधन्या किसको कहा जाता था? तो आंसर है गाय को। यानी गाय का आप मार नहीं सकते थे, है ना, गाय को मार नहीं सकते थे, इसलिए गाय को अधन्या कहा गया है। संस्कारों का महत्व किस काल में था? तो आंसर है ऋग्वैदिक समाज में।
ऋग्वैदिक समाज में ही संस्कारों के महत्व को बढ़ावा दिया गया था। अमाजु कौन होते थे? तो याद रखना, जो विवाह नहीं करती थी महिलाएं, जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, उसको अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय क्या था? तो सोमरस था, जो वनस्पति से प्राप्त किए जाते थे। और वनस्पति के देवता कौन होते थे? तो सोम देवता। आर्यों का परिधान क्या था? परिधान का मतलब जो हम लोग पहनते हैं, वस्त्र। तो आर्यों का परिधान को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, वास, आधिवास और उष्णीय। एक वस्त्र और था निवि, जो कि परिधान के नीचे अंदर की ओर पहने जाते थे, उसको निवि कहा जाता था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व अधिक था, कृषि का कम था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? तो आप आंख मूंद करके जानिए कि पशुपालन का था। उसके बाद कृषि का महत्व था। गाय के लिए युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो आंसर है ऋग्वेद में। गाय के लिए युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती थी? तो आंसर है जौ की, जिसको उसमें यव कहा जाता था। यव माने जौ। जौ का वर्ड क्या है? यव। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। निष्क उस समय का एक सिक्का था जो सोने का होता था, लेकिन इसका प्रचलन लगभग मुद्रा जैसा नहीं था, बहुत कम था। रई, रई का मतलब होता है मवेशियां, अर्थात ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को जो है रई कहा जाता था। संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में होती थी, यानी जिसके पास जितना रई होता था यानी मवेशी होता था, वो उतने ही धनी व्यक्ति माने जाते थे। उस समय का प्रमुख पशु कौन था? तो आंसर है गाय, बकरियां, भेड़ और घोड़े। ऋग्वैदिक काल की पशु गाय, बकरियां, भेड़ और घोड़े। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था, अर्थात पशुपालन का महत्व ज़्यादा था, कृषि का कम था। अब है कृषि के लिए कौन कौन से शब्द उपयोग किए लाए जाते थे? तो आंसर है उर्दर, धान्य और वपंती। उर्दर, धान्य, वपंती, ये किसके शब्द थे? तो याद रखिएगा, कृषि के लिए प्रयुक्त शब्द थे, खेती के लिए प्रयुक्त शब्द था उदर, धान्य और वपंती। तच्छा किसको कहा जाता था? तो बढ़ई को। वाय किसको कहा जाता था? तो जुलाहा को। अर्थात बढ़ई जो काम करते हैं उसको उस समय तक्षा वर्ड यूज किया जाता था, और जुलाहा के लिए वाय शब्द यूज किया जाता था। ये दोनों क्या थे? तो व्यवसायी थे।